हाय गाइज, मैं आनंद कुमार मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराया था। आज उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट रसायन विज्ञान फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2022 का 347 जीएस सेट नंबर है। इसका आज सेकंड पार्ट हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में 7वां क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा वुड्ज फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन की जब हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण ये सब अपक्रियाएं होती हैं तो आर्थो और पैरा का मिश्रण बनता है। आर्थो और पैरा का मिश्रण बनता है, बस इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है कि आर्थो और पैरा का मिश्रण बनेगा। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजनों से क्रिया। हैलोजन मतलब X2, X2 से क्रिया। X2 का मतलब Cl2, Br2, I2 से आपको क्रिया कर देना है किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में। जैसे आयरन की उपस्थिति में आपको क्रिया करना है क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से। जैसे क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जब आप क्लोरीन से करेंगे आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में, तो बन जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये प्रोडक्ट आपके प्राप्त होंगे। इस अपक्रिया को क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। दूसरी अपक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, HNO3 से क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। आर्थो और पैरा पर क्लोरो आ जाएगा। आर्थो और पैरा और H2O बाहर निकल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तीसरी अपक्रिया है आपकी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है H2SO4 से क्रिया। जब आप क्रिया H2SO4 से कराएंगे, H2SO4 से, तो इसका HSO3 पार्ट आप रिंग पर जोड़ेंगे और OH, जहां HSO3 पार्ट जोड़ेंगे वहां से H बाहर निकलेगा और इसका OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी कि अपक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। अगली अपक्रिया है आपकी सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण।
सल्फोनीकरण का मतलब होता है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको सल्फ्यूरिक अम्ल से करनी है। जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो आर्थो पर SO3H और पैरा पर SO3H ऐड हो जाएंगे और जल बाहर निकल जाएगा। इसको कहेंगे आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिकम पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिकम। बस ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतना है कि आर्थो और पैरा का मिश्रण बनेगा। जब भी आप हैलोजनीकरण करेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे, सल्फोनीकरण करेंगे, इन तीनों कंडीशनों में आर्थो और पैरा का मिश्रण बनेगा। तो आर्थो पर एक जगह आपको SO3H जोड़ देना है और पैरा पर एक जगह आपको SO3H जोड़ देना है, बाकी H2O आपके बाहर निकल जाएंगे। अगली अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का मतलब होता है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया आप मेथिल क्लोराइड से कर दीजिए, एस्टिल क्लोराइड से कर दीजिए, कार्बोनिल क्लोराइड से कर दीजिए। ये सारी अभिक्रियाएं आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगी। जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम मेथिल क्लोराइड से करेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो इसमें भी आर्थो और पैरा का मिश्रण बनेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। आर्थोक्लोरोटॉलुइन पैरा क्लोरोटॉलुइन का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। जब आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करेंगे तो आर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैरा क्लोरोटॉलुइन का मिश्रण प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहेंगे। अगली अभिक्रिया है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग का मतलब होता है RX की अभिक्रिया जब ARX से करते हैं सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बन जाता है ARR प्लस 2NaX। इस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन के साथ यह अभिक्रिया कीजिए, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया यानी कि R के स्थान पर एल्किल समूह CH3, X के स्थान पर Cl रख दीजिए, ArC6H5, X के स्थान पर Cl एक क्लोरोबेंजीन है। Na से जब आप क्रिया कराएंगे सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा टॉलुइन बन जाएगा। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। हम आशा करते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आए होंगे। हाय गाइस।
अगला क्वेश्चन है 7वें का खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। इन समीकरणों को आपको पूर्ण करना है। यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं, खाली स्थानों पर क्या भरे जाएंगे। अगर आप समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये कौन सी अपक्रिया है। यहां ध्यान से देखिए, लिखा है RCHO, खाली स्थान है OH निगेटिव, RCOO निगेटिव, 2Ag 2H2O 4NH3। आप देख रहे हो कि यहां जो पार्ट गायब है उसमें वो पार्ट हो सकता है AgNH3। यहां CHO RCHO से क्रिया हो रही है, RCOO बन रहे हैं, निगेटिव लगा है, यानी कि एक पार्ट रहा होगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अर्थात ये अपक्रिया टालेन अभिकर्मक से यहां क्रिया कराई जाएगी, टालेन अभिकर्मक से। टालेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन यहां आपको रखना पड़ेगा। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन का सूत्र क्या होता है? यहां आपको लिखना होगा AgNH3 का होल ट्वाइस NO3। ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट है, इसी को शार्ट में हम Ag2O से प्रदर्शित करते हैं। जब सिंपल समीकरण हमें लिखना होता है तो टालेन अभिकर्मक को हम शार्ट में Ag2O से प्रदर्शित कर देते हैं। ये चीज यहां रहेगी। दूसरी चीज दे रही है कि टालुइन की अपक्रिया CrO2Cl2 से कार्बन डाइसल्फाइड विलयन में आपको करानी है। अब आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि जब टालुइन की अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से होती है तो क्या बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है। ये रिटार्ड अपक्रिया होती है। रिटार्ड अपक्रिया में आप जानते ही हैं क्या बनता है। रिटार्ड अपक्रिया में आपको जब रिटार्ड अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ एक माध्यमिक यौगिक बनेगा। यहाँ 2 मोल लेकर के ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा CrO2Cl2, ये माध्यमिक यौगिक बन जाएगा। उसके बाद जब इसका जल अपघटन कराएंगे आप तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी टोटल अपक्रिया होगी। उसके बाद अगली अपक्रिया है आपकी बेंजीन की CO प्लस HCl से जब क्रिया कराएंगे आप तो बेंजीन की अपक्रिया जब CO प्लस HCl से होती है तो एक बेंजीन रिंग CO प्लस HCl से जब क्रिया होगी तो इसका CO भाग यहां जुड़ेगा तो बन जाएगा CHO, वहां से H निकल करके HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसका CO इसका H, CHO, और यहां से H निकल करके HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस अपक्रिया को गार्डनमान अपक्रिया कहते हैं। गार्डनमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया आपने पढ़ा होगा। ऊपर वाली अपक्रिया आपकी इटार्ड अपक्रिया है। ये आपकी इटार्ड अपक्रिया है। फिर अगली अपक्रिया है, यहां खाली स्थान दिया गया है, कह रहा है H2 से क्रिया कराइए पैलेडियम उत्प्रेरक, बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा। आप जान रहे हो कि रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया है, बेंजल्डिहाइड बनाने की रोजनमुंड अपचयन। तो बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगी? बेंजल्डिहाइड आपका बनेगा बेंजीन रिंग COCl, बेंजाइल क्लोराइड का जब अपचयन करेंगे तो इसका C इसका एक H ग्रहण करेगा, CHO हो जाएगा, और इसका एक H इसके Cl के साथ बाहर निकल जाएगा HCl के रूप में। इस अपक्रिया को रोजनमुंड अपचयन कहा जाता है। ये रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया है, रोजनमुंड अपचयन। अगली अपक्रिया है आपकी RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl। यहां खाली स्थान है, फिर जल अपघटन करेंगे तो एल्डिहाइड बना हुआ है।
आप जानते हैं एल्डिहाइड बनाने की स्टीफन विधि है, एल्डिहाइड के निर्माण करने की ये स्टीफन विधि है। यहां एक माध्यमिक यौगिक बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH का होल ट्वाइस H2SnCl6। ये आपका माध्यमिक यौगिक बनेगा। ये आपकी पांचों अवक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। ये पांचों अवक्रियाएं 5 नंबर की हैं। हम आशा करते हैं आपके समझ में अवश्य आए होंगे। हाँ प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें 5 पॉइंट है, 5 नंबर के हैं। क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, यल्डोल संघनन, कैनिजारो अवक्रिया, हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अवक्रिया। एक एक करके इन अवक्रियाओं को समझिए। एक एक नंबर की 5 अवक्रियाएं हैं, 5 नंबर की हैं। क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है? क्लीमेंसन अपचयन में आप जानते हैं कि एल्डिहाइड RCHO की अवक्रिया जब अपचयन करते हैं, इसका अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया, अपचयन का योग कर, हाइड्रोजन का योग कर दीजिए। अम्ल गमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो इसका R, इसका CH, H को ग्रहण करके ये बन जाता है RCH3, एल्केन बन जाता है, प्लस H2O बाहर निकल जाता है। इस अवक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अवक्रिया कहा जाता है, जहां आप जानते हैं कि R एल्किल ग्रुप है। R के स्थान पर अगर हम CH3 को रख दें तो CH3 CHO 4H, अम्लगमित जिंक ले लीजिए और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH 2H लेकर के CH3 प्लस H2O बाहर निकल जाएंगे, एथेन बन जाएगा। यह अवक्रिया आपकी क्लीमेंसन अपचयन अवक्रिया कहलाती है। दूसरी अवक्रिया है वोल्फ किस्नर अपचयन। वोल्फ किस्नर अपचयन क्या होता है? इसमें भी एल्केन प्राप्त करने की ही एक विधि है, जिसमें कार्बोनिल समूह, ये मुख्यतः एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए मुख्यतः स्पेशल अवक्रिया होती है, उनका अपचयन करने के लिए। वोल्फ किस्नर अपचयन में भी एल्केन ही प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी RCHO या फिर RCOR- कीटोन की अवक्रिया हाइड्रोजीन NH2 से कराते हैं। KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति। एथिलीन ग्लाइकॉल विलायक होता है। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो इसका RCH और इसका 2H ये बन जाता है RCH3 प्लस इसका H2 और इसका H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं और इसका N2 बाहर निकल जाता है, एल्केन बन जाते हैं। जब यही अवक्रिया कीटोन से कराते हैं तो ये बन जाता है R और इसका C, 2H इसका ग्रहण करके CH2, फिर R प्लस इसका H2 और इसका O बाहर निकल जाते हैं और N2 आपका बाहर निकल जाता है, ये भी एल्केन बन जाता है। अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो R के स्थान पर CH3 रख करके एग्जाम्पल दे दीजिए। CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड की क्रिया जब आप हाइड्रोजीन से करेंगे NH2 या N2H4 KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में,
तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O प्लस N2, एथेन बन जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी जब आप R के स्थान पर CH3 रखेंगे तो प्रोपेन बन जाएंगे। ये अपक्रिया आपकी होती है वोल्फ किस्नर अपचयन। आपकी अगली अपक्रिया है एल्डोल संघनन। हम आशा करते हैं दोनों अपक्रियाएं आपके समझ में आई होंगी। दोनों अपक्रियाएं एल्केन बनाने की ही अपक्रियाएं हैं। अगली अपक्रियाएं आप देखिएगा। अगली अपक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है? आप जानते हैं कि एल्डोल संघनन एल्डिहाइड और कीटोन के दो दो मोल को अगर हम व्यवस्थित करें तो बीटा पर OH समूह आना चाहिए कुछ इस प्रकार। देखिए जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के स्थान पे एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO प्लस, या इसको स्ट्रक्चर बना के अगर लिखे जब इनको व्यवस्थित करेंगे तो इसका डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार टूटेगा। इसका डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। यहां जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा आपका, और हाइड्रोजन यहां पहले से लगा हुआ है तो ऑक्सीजन, और इसके ऑक्सीजन से इसका हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, और इस बॉन्ड से एक कार्बन जोड़ दीजिए, कार्बन से दो हाइड्रोजन, आगे आपका CHO लगा हुआ है। आप जान रहे हैं कि ये क्रियात्मक समूह CHO है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, तो ये बन जाता है बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटीरेल्डिहाइड। इसी को एल्डोल कहते हैं। बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटीरेल्डिहाइड बन जाता है जिसे एल्डोल कहा जाता है। एल्डिहाइड के 2 मोल किसी क्षार की उपस्थिति में आप ये क्रिया कराएंगे, क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है, इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है एल्डोल संघनन। अगली अपक्रिया है आपकी कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया की एक विशेषता है कि कैनिजारो अपक्रिया ऐसे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता ऐसे यौगिक ही कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कैनिजारो अपक्रिया कौन कौन प्रदर्शित करते हैं? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ये सब कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कैनिजारो अपक्रिया में होता क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50% विलयन के साथ करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और 1 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार। 2HCHO प्लस NaOH, ये बन जाता है मेथिल अल्कोहल। सोडियम फॉर्मेट। इस अपक्रिया को
पैनिजारो अवक्रिया कहा जाता है। सेम ऐसे ही अवक्रिया C6H5CH बेंजाल्डिहाइड से भी आप करा सकते हैं। जब इससे अवक्रिया कराएंगे बेंजील अल्कोहल बन जाएगा। हम आशा करते हैं पैनिजारो अवक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। अगली अवक्रिया है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अवक्रिया। इसमें क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अवक्रिया में हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अवक्रिया एसिटिक अम्ल की क्रिया जब क्लोरीन से करते हैं आयोडीन या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके विस्थापित हो जाता है क्लोरीन परमाणु द्वारा। एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकलता है, यहां से एक Cl परमाणु इसके स्थान पे आता है तो हो जाता है CH2Cl COOH प्लस HCl। इसे कहते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर अगर आप करना चाहेंगे CH2Cl COOH पुनः Cl2 से क्रिया, पुनः एक हाइड्रोजन भी स्थापित होगा, एक Cl आएगा तो CH Cl2 COOH HCl निकल जाएगा। इसे कहेंगे डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। पुनः करेंगे आप अगला स्टेप जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, तो एक हाइड्रोजन पुनः निकलेगा, यहां से एक Cl आएगा तो हो जाएगा CCl3 COOH प्लस HCl। इसे कहेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। आप इस अवक्रिया को एक ही स्टेप लिख करके छोड़ सकते हैं या सारी अवक्रियाएं साथ में कर सकते हो, तीनों ही स्टेप। हम आशा करते हैं कि ये आज वाले क्लास वाले सारे क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आए होंगे। अगर आए हैं पूरे समझ में तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।